लेक्चर नंबर 86। दो तीन मिनट जरा वेट कर लें बच्चों के आने का। ले अवे सेल्स निकालें, वो फिर न्यूमेरिकल शुरू करना है, फिर वो उनको समझ नहीं आना पूरी क्लास में। ले अवे सेल्स निकालें, ले अवे सेल्स। पेज नंबर 63, ले अवे सेल्स। अच्छा, एक होता है किस्तों पे चीज खरीदना। ले अवे सेल्स सॉर्ट ऑफ रिवर्स है, मतलब ये कि आप जनवरी में कैश रिसीव किया दुकानदार ने, फरवरी में कैश रिसीव किया दुकानदार ने, और मार्च में कैश रिसीव किया दुकानदार ने, और मार्च में डिलीवरी कर दी। जो लो इनकम ग्रुप है, थोड़े से मालदार लोग नहीं होते, वो कहते हैं कि जनवरी में तनख्वाह आएगी 10,000 रुपये ले लें हमारे से दुकानदार, फरवरी में तनख्वाह आएगी 10,000 रुपये ले लें, और मार्च में तनख्वाह, सुने पहले, मार्च में तनख्वाह आएगी 10,000 ले लें, 30,000 ले लिया, चलें आप मुझे ओवन दे दें। तो मतलब इसमें दुकानदार को डर होता है कि कहीं मैंने ओवन पहले दे दिया तो ये बंदा भाग ना जाए। तो ले अवे सेल जिसको कहते हैं कि जो कम पैसों वाले लोग हैं वो हर महीने की तनख्वाह में से थोड़े थोड़े पैसे दुकानदार को दे दें। दुकानदार सेल तभी बुक करेगा जब चीजें डिलीवर करेगा। तो कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, डिलीवरी के वक्त क्या एंट्री होगी बोले? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। ये ले अवे सेल होती है, नोट करना। पहले पैसे आएंगे और बाद में डिलीवरी होगी। लो इनकम ग्रुप वाले दुकानदार को थोड़े थोड़े पैसे देते रहते हैं। पेज 63 है। जी पढ़ें अब। पढ़ें। रिटेलर्स रूटीनली, कहते हैं अब तो ये रूटीन बन गई है दुनिया में। Retailers routinely offer layaway sale arrangements to their low income group customers, where customers are allowed to set aside a specific item. क्या मतलब है set aside? कस्टमर कहता है ये चीज अलग करके रख दो, किसी को बेचना ना, इन शॉप, एंड मेक पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। और कस्टमर पेमेंट कैसे करता है? द रिटेलर रिटेन्स द कस्टडी ऑफ गुड्स। हाँ, वो जो चीज साइड पे जनवरी में ही करा के रख दी है वो रिटेलर के पास ही पड़ी रहेगी until the customer pays the full amount। और कस्टमर को कब मिलेगी? जब वो पूरे पैसे दे देगा। रेवेन्यू फ्रॉम layaway sales is recorded when the goods are delivered against full payment। आप बताएं रेवेन्यू फिर कब रिकॉर्ड होगा? when the goods are delivered against full payment। डिलीवरी कब हुई है अगेंस्ट फुल पेमेंट? तो फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड करें। However, लेकिन थोड़ी सी गुंजाइश है, अगर आपके पास 80-90% पैसा आ गया है और चीजें साइड पे पड़ी हुई हैं, वो नहीं भी लेके जा रहा, आप उसे फोन करें ले जाओ, कहते हैं टाइम मिलेगा तो ले जाऊंगा, फिर भी आप सेल रिकॉर्ड कर सकते हैं। थोड़ी सी गुंजाइश है कि 80-90% पैसा अगर सेलर के पास आ गया है, कस्टमर को आपने फोन करके कह दिया चीजें रेडी हैं, तैयार हैं, उठाओ यार ले जाओ, कहते हैं ले जाऊंगा, कहते हैं फिर भी आप सेल बुक कर लो। इफ द सेलर हैज हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, हाउएवर है, वैसे बात उसने ऊपर लिखी हुई है कि सेल तब रिकॉर्ड होगी जब चीजें डिलीवर होंगी। However, if the seller historical experience for frequent customers shows that most layaway sales are converted into sale, क्योंकि कई लोग आके अपने पैसे भी वापस मांग जाते हैं, नहीं पैसे पूरे हो रहे यार, पैसे वापस करो, नहीं चाहिए ओवन, तबा काफी है। However, if the seller historical experience shows that most layaway sales are converted into sale, then it can record revenue when it receives a significant deposit। जब तकरीबन 90% के करीब आप पैसा आ जाए तो आप सेल बुक कर लें, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि चीजें ऑन हैंड होनी चाहिए दुकानदार के पास, चीजें आइडेंटिफाई होनी चाहिए और रेडी फॉर
डिलीवर नहीं हुई अभी, लेकिन कस्टमर को कह रहे हैं, वो कहता है यार ठीक है 10% पैसे जब आए दूंगा तो चीज़ ले जाऊंगा, आप सेल बुक कर लें, खैर होगी है, सब पीछे क्या रह गया। तो इस सूरत में आप जल्दी भी सेल बुक कर सकते हैं। तो एज ए जनरल रूल सेल कब बुक करनी है, जब पूरा पैसा आ जाए। लेकिन हाउएवर अगर नॉर्मली आपका एक्सपीरियंस है कि ले हुए सेल मेरी एग्जीक्यूट हो जाती हैं और 90% पैसा वो दे गया है और चीज़ें ऑन हैंड है, फिर भी उठा के लेके नहीं जा रहा, तो भी सेल बुक कर लें, कोई मसला नहीं। एजेंसी सेल क्या होती है? एजेंसी सेल, आप एजेंट होते हैं ना, एजेंट होते हैं। वेयर एन एंटिटी इंजमाम इज एन एजेंट सेटिस्फाई अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, द satisfy a performance obligation. Royal Fan. इंजमाम is agent for रॉयल फैन। इंजमाम किसके लिए एजेंट है? रॉयल फैन के लिए। बताएं जी, इंजमाम की बुक्स में क्या एंट्री होगी? इंजमाम की बुक्स में क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट, रॉयल फैन का पंखा बेचा 3,000 रुपए का, कैश डेबिट। पेबल टू रॉयल फैन क्रेडिट 2800 और कमीशन इनकम 200। ये क्या इतना थोड़ा क्यों रिकॉर्ड किया है इसने? क्योंकि इसका तो नहीं था ना 2800, 2800 तो किसका था? रॉयल फैन का था। नोट करिए, तो सादा सी एंट्री इसमें क्या। बोले अगर आप किसी बंदे के एजेंट हैं तो आप पूरा 3,000 रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे या 3,000 का कुछ हिस्सा आपको मिला करेगा? इस तरह ना कर लें इसको, 10% कमीशन एजेंट कर लें, फिर कितना मिलेगा? 300। 10% कमीशन आपको मिला करेगा चीजें बेचने पे। तो बोले एजेंट फुल रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं या अपना हिस्सा? अपना हिस्सा। ओके, वेयर एन एजेंट, वेयर एन एंटिटी हु इज एजेंट। एंटिटी कौन है यहाँ? इंजमाम। हु इज एन एजेंट सेटिस्फाइज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सोल्ड फैन फॉर रॉयल फैन या फॉर हिमसेल्फ? नहीं, अपना बिजनेस तो नहीं है इसका। सोल्ड फैन फॉर रॉयल फैन। द इंजमाम रिकॉर्डेड रेवेन्यू, इंजमाम अपना रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेगा? इन द अमाउंट ऑफ एनी फी और कमीशन, सिर्फ फीस और कमीशन को इनकम में डालेगा ना। टू विच इज एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल्ड टू इन एक्सचेंज फॉर अरेंजिंग द स्पेसिफिक गुड्स टू बी प्रोवाइडेड बाय अदर पार्टी। छोड़े, काटे इसको। वी एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल्ड टू इन एक्सचेंज फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम फॉर अदर पार्टी। अदर पार्टी के बिहाफ पे चीजें बेच रहे हैं। अदर पार्टी कौन है? अदर पार्टी कौन है? रॉयल फैन। तस्वीर खींचे फिर समीर को भेज दीजिएगा। पाँच 7 मिनट और देख लेते हैं, फिर बच्चों को सवाल करें जल्दी से। क्वेश्चन 14 पास पेपर का कौन सी एडजस्टमेंट रहेगी हुई है? अच्छा, आज इंशाल्लाह एक ही चीज़ शायद हमने नहीं करनी है, उस पर 15-20 मिनट लगेंगे।
बाकी अब सारी सॉर्ट ऑफ रिवीजन ही है आज। क्वेश्चन 14 की कौन सी एडजस्टमेंट रह गई हुई है? सेकंड। करें जी। होमवर्क का सवाल हो गया था, सेल विद द राइट ऑफ रिटर्न नहीं हुआ था, कर लिया था? क्यों देख रहे हैं इधर उधर? आसान सा था ना। कितने मिनट लगे थे? एक छोटा सा सवाल दिया था होमवर्क में 16, कितने मिनट लगे थे? 5-6 मिनट। और जिन्होंने हाथ ही नहीं डाला वो देख रहे हैं इधर, पेज 110। हद होती है। अच्छा, क्लास वर्क प्लस सवाल दोबारा किया था क्वेश्चन 7, वो बड़ा जरूरी था। वो कितने लोगों ने दोबारा किया है? बस ये सीआर को चंद लोग ही सीरियस लेते हैं, हमने देखा है वैसे पास्ट में। सीरियस बस पीआरसी में ही होते हैं। अच्छा, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, ओह व्हाट अ शॉट बाय टीचर। वो उसको कहीं मार्कर लेके आए, काला मार्कर लेके आए। जब अगले की पहली एंट्री करने लगो ना उस वक्त देख लिया करो, जब अगले ऑर्डर की पहली एंट्री करने लगो। ठीक है जो मैंने की है। चलें जी, कर लिए या 1-2 मिनट और चाहिए? चलें लें 1-2 मिनट और। ये 87B है शायद आज का ना। बस इस तरह लिख दो, पेज 639 कंप्लीट। 2 सवाल चैप्टर 23 के करवाए हैं, वो नहीं बता के गए बच्चे। आप लोग बुक से देख लें, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। सॉरी, चैप्टर 22 के क्वेश्चन 41 का ए बी और 42 का 3।
जी हो गया। चलें, ऑन यकम अप्रैल 2022 यकम अप्रैल 2022 को एफएल एंटर्ड into a contract with Alpha Limited to construct a cruise ship. Sorry, नीचे आए. On यकम अप्रैल 2022 एफएल entered into a contract with Beta Limited to sell 3 fishing boats for 50 million. आज कितने की बोट बेच रहे हैं? 50 मिलियन की. The amount was received on यकम अप्रैल 2022. तो यहां लिख लिया आप लोगों ने, कैश आ गया यकम अप्रैल 22 को, बट द बोट्स वर डिलीवर्ड ऑन तीनों बोट्स. यहां पे क्या रिकॉर्ड करेंगे? रेवेन्यू. अब बताएं कैश किस दिन रिकॉर्ड करना है? यकम अप्रैल 22 को. और रेवेन्यू किस दिन रिकॉर्ड करना है? सबर. असल में कैश तो वो रिकॉर्ड करेंगे जो कस्टमर से कहानी चल रही है, वो तो 50 मिलियन की चल रही है, लेकिन रेवेन्यू वो रिकॉर्ड करेंगे जो हमारा ख्याल है. अगर हमारा ख्याल हुआ डिस्काउंट लेने आएगा तो अभी से रेवेन्यू कम रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हमारा ख्याल है डिस्काउंट लेने तो अभी से रेवेन्यू पूरा रिकॉर्ड करेंगे. ऐसा ही है. तो रेवेन्यू की कहानी अलग है और कैश की कहानी अलग है. कैश कितना रिकॉर्ड करेंगे? पूरा फिलहाल, और क्योंकि वो कस्टमर से बात चल रही है. कैश रिसीवेबल पूरा रिकॉर्ड करेंगे, और जो हमारी सोच है उसके मुताबिक रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे. हमारी सोच अब देखनी पड़ेगी. अभी तक मुझे पता नहीं चला था, आप लोगों ने पूरा सवाल पढ़ लिया, इस वजह से कह रहा हूँ. आगे ये बात थी, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इफ बीएल परचेज मोर देन 6 बोट्स बिफोर 31 दिसंबर 2022, यानी हमारे साल पता चल जाएगा वो 6 से ज्यादा खरीदेगा या नहीं. ये भी याद रखिएगा, ये अनसर्टेनिटी हमारे साल रिमूव हो जानी है. एफएल विल रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस द प्राइस टू 48 पर बोट. वैसे हमारा ख्याल है कि वो खरीद ही लेगा. आप बताएं हम क्या आगे यकम नंबर को क्या हुआ वो छोड़ा करें, इसको ना पढ़ा करें, सब्र कर दें बस. मतलब पहले इसकी एंट्रीज तो कर लेना यहाँ तक. यकम नवंबर को फिर जो हुआ वो देख लेंगे. मतलब यकम नवंबर को सॉर्ट ऑफ नया ऑर्डर आ गया, वो उस वक्त देख लेंगे. जी बताएं, डेट बताएं. यकम अप्रैल 2022. क्या डेबिट करना है? कैश. और डिलीवरी यकम मई 22. क्या रिकॉर्ड करना है? बस कैश और रेवेन्यू की एंट्री मैंने आपको अक्सर कहा कि गलत नहीं होनी चाहिए आपके पेपर में. कितनी बोट्स बेची हैं? 3. उससे कितने पैसे लेंगे? 50. 150. जी अच्छा, ऐसे भी कभी आपने सोचे इधर कि सेल रिकॉर्ड करूं, डेटा रिकॉर्ड करूं या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड करूं? ऐसे भी कभी सोचे आप लोगों ने इस तरह कभी कि कैश डेबिट करके क्या करें, सेल क्रेडिट करूं? क्यों? डिलीवरी नहीं हुई. डेटर क्रेडिट करूं? डेटर तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ. डेटर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ. अगर डेटर पहले डेबिट हुआ होता तो डेटर क्रेडिट करते. फिर ना सेल रिकॉर्ड करें ना डेटर करें, क्या करें? फिर पैसे आ गए, डिलीवरी नहीं हुई, तो क्या एंट्री होगी? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी. कितना? 150. आगे चलें. रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना है हमारी सोच के मुताबिक? हमारी सोच क्या है? जवाब 144. तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे 144. आप बता दें कैश आया. रेवेन्यू पे तो 3 बातें मैंने कही ना आपको. कैश आया, एक और चौथी चीज भी आ गई है कॉन्ट्रैक्ट एसेट, लेकिन वो सवाल में आमतौर पे पता चल जाएगा. कैश आया, आज तो नहीं आया. डेटर क्या रिकॉर्ड करना? कैश तो पहले का आ चुका हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को खत्म करें. कितना कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को खत्म करें? अगर किसी बच्चे ने 150 से भी खत्म किया है ना, तो फिर दोबारा बैलेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 6 दोबारा आ जानी है. फिर उसका कोई फायदा नहीं होना. किसी ने किया वैसे सीएल को पूरा 150 से खत्म किया और फिर दोबारा 6 का सीएल आ जाना है, तो आ जाके वहीं खड़े होने आपने. तो इट्स बेटर के सीएल को बैलेंसिंग निकाल लें. देखिए थोड़ी सी दो राय हुआ करेंगी इन एंट्रीज के अंदर, लेकिन इन द एंड नतीजा वही हुआ करेगा. तो यस आई एक्सेप्ट कि अगर आपने सीएल को पूरा 150 से खत्म किया है तो फिर दोबारा सीएल बैलेंसिंग एक आ रहा है, तो वो एंट्री फिर वहीं आके खड़ी हो जानी है. तो बेहतर है कि बस सीएल को बस बैलेंसिंग निकाल लें. बेशक ये अब थोड़ी सी हैं चीजें साथ साथ चलेंगी. अब ये आप बता दें सीएल के अंदर बकाया क्या पड़ा हुआ है? 6. वो 6 बताएं क्या है. सीएल में जो बैलेंसिंग 6 पड़ा हुआ है वो क्या है?
दो बोट्स के, तीन बोट्स के 2-2 मिलियन जो मुझे वापस करने पड़ने हैं, क्योंकि मैं अभी से सोच रहा हूं वो बोट्स ज्यादा लेने आएगा। नो, व्हाट इज कैरिड डाउन, जैसे वो करते नहीं थे उसमें IFRS 9 में कि CL का क्रेडिट बैलेंस कितना था, 150 ब्रॉड डाउन, और CL में डेबिट कितना पड़ा, तो CL अकाउंट का कैरी डाउन कितना आ गया, 6। इस तरह मैं बात कर रहा हूं, तो फेयर वैल्यू रिजर्व के साथ जो करते थे। अब बता दें, नाउ व्हाट इज दिस 6 लाइंग इन CL, व्हाट इज दिस 6 व्हिच इज अपीयरिंग इन CL, बोले ना, व्हाट इज दिस 6 मिलियन अपीयरिंग इन CL, 150 माइनस 44, 6 की लाइबिलिटी है। व्हाट डज दिस लाइबिलिटी मींस, इस लाइबिलिटी का मतलब क्या है, तो लिख लें यहां पे उर्दू में। अब या नीचे, अब CL में 6 की लाइबिलिटी जो नजर आ रही है, वो शायद 3 बोट्स के 2-2 मिलियन वापस करने हैं। क्यों, ये तो पता है ना आपको। अब जो CL में 6 की लाइबिलिटी नजर आ रही है, वो शायद 3 बोट्स के 2-2 मिलियन वापस करने हैं। अच्छा, ये मिसमैच क्यों चल रहा है, यहाँ पे खड़े होकर जरा, ऐसे वेले हैं ना, कोई आज वेले बैठे हुए हम लोग, कोई काम नहीं होता, ये मिसमैच क्यों चल रहा है, यानी उधर कैश पकड़ा हुआ है हमने 150 रुपए और रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ है 144, इस वजह से फर्क आया हुआ ना। कैश पकड़ा हुआ है 150 और रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ 144, बाकी जो 6 मिलियन है वो सॉर्ट ऑफ एक रिफंड लाइबिलिटी है। इंशाल्लाह जब वो ले लेगा ना ज्यादा, तो बाकी हम उससे पैसे अगली वाली जो पेमेंट आनी है ना उससे नेट करेंगे। आप लोग जबरदस्ती जब अगला ऑर्डर आते हैं तो तब कैश डालते हैं, नहीं, जब अगली बोट्स की पेमेंट ड्यू होगी उस वक्त, याद है कल हम बातें करते थे, नया ऑर्डर आया, पुराने ऑर्डर, तो उस वक्त देख लेंगे, फिर इस कैश को से वापस कर देंगे इंशाल्लाह। तो इस वक्त हमारे कंधों पे लाइबिलिटी क्या है, उसको नहीं बताई हुई हमने ये लाइबिलिटी, ये भी याद रखेगा, उसको नहीं बताई हुई हमने ये लाइबिलिटी। हमारी तो उसके साथ यही बात चल रही है कि जब तक तू 6 बोट्स नहीं खरीदेगा 150 तेरा है, उधर वो दे के चला गया भाई, तो उसको नहीं पता कि हम उसकी तरफ लाइबल फील कर रहे हैं। लेकिन हम क्यों लाइबल फील कर रहे हैं, ये जरा वजह बता दें। क्योंकि हमने रेवेन्यू किस पे रिकॉर्ड किया हुआ है, 40 पे, तो वी आर फीलिंग लाइबल फॉर 6 मिलियन। इसको आप रिफंड लाइबिलिटी भी नाम दे सकते हैं। हमने रिफंड करने हैं पैसे 6 मिलियन। कब रिफंड करने हैं, इफ हिज परचेज एक्सीड 6 या रीचेज 6, एक्सीड 6, अगर वो 6 से ज्यादा बोट्स ले गया। अच्छा, आगे ना पढ़े। अब जब वो चौथी बोट लेने आएगा तो मैं क्या एंट्री करूंगा, फर्स्ट करें चौथी बोट कैश पे लेने आया, मैं क्या एंट्री करूंगा, चौथी बोट कैश पे लेने आया, कैश डेबिट 50, 150, 50, 50, कैश डेबिट 50, रेवेन्यू क्रेडिट 48, CL 2। अब CL का बैलेंस 8 क्यों हो गया, 6 पुराना और 2 ये, 8 क्यों हो गया। अब मैंने कितनी बोट्स के पैसे उसे वापस करने हैं, 4 बोट्स के, इस उम्मीद पर कि वो आएगा 6 से ज्यादा खरीदने। तो आई होप शायद ये बात अब समझ आ गई हो, ये एंट्री से और ज्यादा क्लियर होगी बात। अच्छा, छठी बोट के आने पे भी मैं यही एंट्री करूंगा, क्योंकि जब 7वीं आएगी फिर वो देखेंगे क्या करना है। फिर जब 7वीं वो लेने आएगा तो फिर उसे कैश ही 48 लिया करेंगे, ऐसे ही है ना। जब 7वीं लेने आएगा तो उससे कैश ही 48 लिया करेंगे, छठी तक उससे जी। रिसीवेबल भी 50, यही तो बताया हुआ है। रिसीवेबल तो वो उससे जुबान से मांगने हैं ना अपने पैसे, तो आप उससे क्या कहेंगे, 150, मुझे 150 मिलियन दो, वो कहेगा क्यों, आप कहोगे इसलिए कि तुमने 3 बोट्स खरीदी हैं, तुमने तो 6 खरीदी नहीं, और तो क्या पिद्दी का शोर, तूने कहां से 6 खरीदनी है। हो सकते हैं हम उसे ये कह रहे हो, लेकिन रिसीवेबल हो या कैश हो या कॉन्ट्रैक्ट एसेट हो,
यहां रिसीवेबल हो या कैश हो या कॉन्ट्रैक्ट एसेट हो, इसको आपने हमेशा पूरे 50 से रिकॉर्ड करना है, क्योंकि वो जब तक 6 से ऊपर नहीं जाएगा उससे तो हम पूरे 50 ही मांगेंगे ना। और रिसीवेबल 50 से डेबिट करेंगे तो फिर जब कैश आएगा 50 तो क्रेडिट हो सकेगा ना, वरना रिसीवेबल अकाउंट भी आउट हो जाना है आपका। तो रिसीवेबल, कैश या कॉन्ट्रैक्ट एसेट, इन तीनों को फुल पे रिकॉर्ड करना है। आगे चलें। अच्छा जी, ऑन 1 नवंबर 2022, 1 नवंबर 2022 को साल खत्म होने से 2 महीने पहले, बीएल परचेज 2 एडिशनल बोट्स ऑन द, अभी तो सिर्फ 2 लेके गया ना, फॉर 50 मिलियन पर बोट, फॉर विच पेमेंट वॉज मेड इन अगला साल, फॉर विच पेमेंट वॉज मेड इन अगला साल। बोले जी 1 नवंबर 22, इजी मार्क्स लें पहले, रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, क्वांटिटी 2। अच्छा, हमारा एस्टिमेट तो वही होगा कि अभी तक उसने लेनी है। ऐसा भी वैसे हो सकता है हमारा एस्टिमेट चेंज हो जाए, लेकिन अगर चेंज हो गया तो फिर और बात है। तो अभी हमारा एस्टिमेट वही है, 2 इंटू 48, 96। अब रिसीवेबल बुक करना है, क्योंकि 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 कैश और रेवेन्यू की एंट्री मैंने कहा था वो किया करनी है। अभी तो आप कैश की एंट्री नहीं कर सकते, तो 1 नवंबर के साथ रेवेन्यू लिख लें, क्योंकि कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, बाकी कैश तो अगले साल आया। अब क्या करें, एंट्री तो बस क्या करें, आप पूरी करें इसको, कैश तो अगले साल आया। अब बताएं, 3 ऑप्शंस बताएं, कैश, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी या डेटर। कैश क्यों नहीं, अगले साल आने। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्यों नहीं, इसका कैश तो आया नहीं हुआ, इसका कैश तो आया नहीं हुआ। और इन बोट्स का रिसीवेबल कितना बुक करें, इन बोट्स का रिसीवेबल उसने तो नहीं अभी तक 6 क्रॉस किया, 2 इंटू 50, 100। अब सीएल बताएं, ये क्या है सीएल, नहीं क्या है ये, अब ये 4 क्या है, रिफंड लायबिलिटी, एक तरह की रिफंड लायबिलिटी, जब वो 6 से ऊपर खरीद लेगा। अब बताएं सीएल अकाउंट में बैलेंस कितना हो गया है। 3 बोट्स का पुराना पड़ा हुआ था और 2 का ये पड़ा हुआ, 3 बोट्स का पुराना बैलेंस पड़ा हुआ था और 2 का ये हो गया। 5 बोट्स, 5 ज़रब 2, 10 मिलियन शायद पड़ा हुआ है सीएल में। वैसे देख लें सीएल में कितना पड़ा हुआ है, 150 माइनस 144, जबानी बताएं, 6, 6 जमा 4, 10 पड़ा हुआ है सीएल अकाउंट में। डिस्पाइट आवर एक्सपेक्टेशन, नो फर्दर ऑर्डर प्लेस्ड टिल 31 दिसंबर, 31 दिसंबर तक उसने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया। ठीक है, कोई नहीं, अगले साल आ जाएगा लेने, चलें खत्म, मतलब अगले साल आ जाएगा ना लेने, बोट्स तो अगले साल लेने भी आ सकता है। अच्छा, ये ऑफर ही खत्म हो गई है, का ऑफर कब तक थी, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, तो बिफोर 31 दिसंबर, 31 दिसंबर से पहले पहले आपने आना था। अब अगर अगली बोट्स लेने भी आएगा तो हम उसे कहेंगे पिछला कॉन्ट्रैक्ट वाज ओवर, वो कॉन्ट्रैक्ट था 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक, ये 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। कल के सवाल में थर्सडे एंटरप्राइज में 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट किया था हमने, आज के सवाल में हमने 9 मंथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। और जो कल कार वाला सवाल था उसमें भी हमने 30 जून तक कहा था कि तुमने 10 से ऊपर गाड़ियां खरीदनी है, वो तो बल्कि ले भी गया था शायद, लेकिन आज तो नहीं लेने आया। अब मुझे बताएं, अच्छा एक बात याद रखिएगा हमेशा के लिए, जब भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए ना, तो फिर ऐसी सूरत में अगर कोई रिसीवेबल वगैरह वो तो शायद चलो नजर आ सकता है क्योंकि अगले साल रिसीव कर लेंगे, लेकिन सीएल अकाउंट या कॉन्ट्रैक्ट एसेट अकाउंट ये तो किताबों में नजर आना फिर कोई अजीब सी बात होगी जब कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया है। तो अब मुझे बता दें, कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया है तो अब इस वक्त हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी नजर आ रही है। क्या ये लाइबिलिटी जो रिफंड की लाइबिलिटी है, इसका अच्छा नाम वैसे रिफंड लाइबिलिटी चले होना चाहिए, क्या ये जो रिफंड लाइबिलिटी है ईयर एंड पर बैलेंस शीट में जब मैं शो करूंगा तो मेरे यूजर्स पूछेंगे, मतलब मैं आपको बैलेंस शीट अगर बना के दूं तो इस वक्त बैलेंस शीट में
करंट लाइबिलिटीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी आ रही है, सीएल में सीएल कितना 10, और करंट एसेट्स में रिसीवेबल आ रहा है, बैलेंस शीट बना के दो ना, रिसीवेबल आ रहा है कितना 100, ठीक है, और सेल में आ रहा है P&L में 144 प्लस 96, ये आ रहा है सेल में। अब यूजर्स पूछेंगे ये रिसीवेबल क्या है, आप कहेंगे वो जो 2 बोट्स बेची थी वो पैसे जनवरी में उसने कहा था मैं दूंगा, यूजर कहेंगे ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या है, यूजर्स पूछेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या है, आप कहेंगे कि 5 बोट्स के 2 मिलियन उनको वापस करने हैं अगर वो 6 से ऊपर ले गए, तो यूजर्स कहेंगे अब 6 से ऊपर तो वो ले नहीं सकते ना, अब उनके पास टाइम ही खत्म हो गया, तो अब ये लायबिलिटी अकाउंट किताबों में रहना चाहिए या नहीं। इस तरह का एक कॉन्सेप्ट हमने IAS 12 में किया था, 1 ईयर वारंटी प्रोविजन थी, साल के शुरू में ओपनिंग वारंटी थी और 1 ईयर एक्सपायर हो गया था। जब 1 ईयर एक्सपायर हो गया था मैंने कहा था कैरिड ऑन वारंटी किताबों में नजर नहीं आनी चाहिए अब, क्योंकि अब वो आएंगे भी तो हम कहेंगे वारंटी कार्ड एक्सपायर हो गए हैं, तो खुशी रिकॉर्ड की थी, एक हमने खुशी रिकॉर्ड की थी, लाइबिलिटीज खत्म। अब इस लाइबिलिटी बिफोर पासिंग दिस एंट्री हमारी बैलेंस शीट का ये स्टेटस है, इज दिस बैलेंस शीट एक्सेप्टेबल, क्या ये लाइबिलिटी, क्या ये रिफंड लाइबिलिटी मैंने उसको रिफंड करनी है अगले साल अगर वो बोट्स लेने आए, नहीं करनी, तो बताएं मैं क्या करूं, ये बैलेंस शीट सही है या गलत है। तो इस बैलेंस शीट में और P&L में क्या मसला है, रेवेन्यू कितना हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, मतलब 144 प्लस 96 कर लें या 5 इंटू 48 कर लें, समझ आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं, 5 इंटू 48 240। आप बता दें P&L में क्या मसला है और बैलेंस शीट में क्या मसला है। P&L में 48 पे सेल बुक हुई हुई है, हालांकि अब उसने आना ही नहीं और 50 पे लानी पड़ेगी, और ये तो इस तरह ना सोचें, ये तो मैं जरा इस तरह सोचना ज्यादा बेहतर है। अब बिफोर पासिंग द लास्ट एंट्री अवर बैलेंस शीट इज शोइंग अ रिफंड लायबिलिटी ऑफ 10, दिस रिफंड लायबिलिटी शुड नॉट बी देयर इन बुक्स, सो प्लीज एलिमिनेट दिस। कैसे करें इसको खत्म, क्या एंट्री करें, CL डेबिट कर लें। इसमें फिर आप इस तरह कर सकते हैं पेपर में कि कैलकुलेटर पे लिखेंगे +50 माइनस 144 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, वो 10 आपको नजर आ रहा है, उसको डेबिट करना है, उसको डेबिट, वो क्रेडिट पे नजर आ रहा है ना, तो कितना पड़ा हुआ है 150 माइनस 144 प्लस 4, 10 क्रेडिट पे पड़ा हुआ है, उसे डेबिट कर दें। लायबिलिटी खत्म करके डिलीवरी नहीं होनी, डिलीवरी नहीं होनी, लेकिन वो जो रेवेन्यू कम बुक किया हुआ है अब उसको बुक कर लें, क्योंकि हमारा ख्याल था वो आ जाएगा लेकिन नहीं आया। अब कितना कितना रेवेन्यू कम बुक किया हुआ है, अच्छा फॉर दोज पीपल जो इस तरीके से चलना चाहते हैं ऐसे भी सही है, कितनी गाड़ियां कितनी बोट्स बेच दी, उनका कितने मिलियन रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड किया, तो बैलेंसिंग CL निकाल लें, जैसे भी आपको पसंद हो, मतलब ये लाइबिलिटी बस किताबों में से जरा गायब कर दीजिएगा, बैलेंसिंग निकालने के लिए, ये जिस तरह मैंने लिखा था, जिससे भी समझ आए। तो आज ये स्यापा क्यों पड़ा, आज असल में पहली दफा ऐसा सवाल आया ना जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सपायर हो गया और वो लिमिट क्रॉस करके नहीं गया, तो अब लायबिलिटी अकाउंट किताबों में पड़ी रहने की तुक नहीं है, अब लायबिलिटी किताबों में नजर, अब आप ये बैलेंस शीट बना सकते हैं, अब ये बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, और P&L में रेवेन्यू 144 प्लस 10, ये 250 कितनी बोट्स का रेवेन्यू है, कैलकुलेटर के बगैर बताएं, 5 ज़रब 50 250, डन, तो समझ आ गई। तो ये एंट्री करनी है, किस दिन करनी है, जिस दिन अनसर्टेनिटी रिमूव हो। अनसर्टेनिटी किस दिन रिमूव हुई है, 31 दिसंबर को, और अगले साल एंट्री कर दें एक जो अगले साल की है, सवाल ने नहीं मांगी भी। भाई हम इंतजार कर रहे थे कि कुछ बच्चे रह गए, अब हमने प्रॉपर सवाल शुरू करने हैं, बड़े टाइम पे आए हो आप। 31 दिसंबर 2023, ये कौन सा साल था, 22, बताएं जी 31 दिसंबर 23 को जनवरी में उसने आने का कहा था कि मैं आऊंगा, भाई मैं माय डियर क्या लेके आया है जनवरी में, वो क्या लेके आया है, आलू बुखारे लेके आया है,
कैश लेके आया। कितना कैश लेके आया? कितना कैश लेके आया? 100 का। इसको डिस्काउंट दे दें, छोड़ दें, तो 6 बोर्ड से ऊपर हो गई हैं। नहीं नहीं, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। किस महीने में? नहीं, फर्स्ट दिन में, मतलब जनवरी लिख दें। सवाल ने डेट तो इसलिए नहीं दी हुई ना कि वो अगले साल की एंट्री उसने मांगी हुई, तो अगले साल ये एंट्री होगी। ओके, अब आप ऐसा करें, अपने रजिस्टर पर, बल्कि किताब पे जगह है, एक सवाल बनाएं। कंटिन्यूइंग फ्रॉम एडजस्टमेंट 2 किताब पे लिखें। एडजस्टमेंट 2 थी ना ये। कंटिन्यूइंग फ्रॉम एडजस्टमेंट 2, एज्यूम ऑन यकम दिसंबर 22, एज्यूम ऑन यकम दिसंबर 22 BL purchased, BL purchased 3 more boats on credit, उधार पे। BL purchased 3 more boats on credit। किस दिन माय डियर? किस दिन? नहीं, 31 दिसंबर तो नहीं मैंने लिखवाया, मैंने तो 31 दिसंबर नहीं लिखवाया, यकम दिसंबर, ऑन यकम दिसंबर। अच्छा, अब बता दें इस दिन कितनी बोट्स बेची? 3। इस दिन कितनी बेची? 2। 3 जमा 2 5। 31 दिसंबर को एक्सपायर नहीं हुआ, मतलब उससे पहले ही वो बोट्स लेके चला गया। अब मुझे लगता है कि ये 3 एंट्रीज उसी तरह होंगी, ये 3 एंट्रीज उसी तरह होंगी। और यकम दिसंबर की एंट्री अब आप लोगों ने करनी है। यकम दिसंबर को क्या एंट्री होगी? अब अपने रजिस्टर पे सॉल्यूशन लिखें। पता नहीं अब ये मिक्स ना हो जाए घर जाके मेन सवाल और ये, अब हमें तो ये वाले हालात ऐसे ऐसे लाइनें लगा के खत्म कर दें, पिछला सवाल खत्म हो गया हुआ है। अच्छा, लिखें अपने रजिस्टर पे फर्स्ट 3 एंट्रीज एज इट इज। लिखें अपने रजिस्टर पे फर्स्ट 3 एंट्रीज एज इट इज। अब यकम दिसंबर की एंट्री करें आप लोग। पहले लिखें फर्स्ट 3 एंट्रीज एज इट इज। फर्स्ट 3 के साथ लिख लें यकम अप्रैल, यकम मई, यकम नवंबर वाली डेट्स भी लिखें, और टाइम है तो घर जाके एंट्रीज भी लिख लीजिएगा। फर्स्ट 3 एंट्रीज एज इट इज, यकम अप्रैल, यकम मई, यकम नवंबर। यकम नवंबर तक तो जो होना था वो हुआ। यकम दिसंबर को आके क्या कहते हैं, मुझे कितनी बोट्स चाहिए? 3। अब बताएं टोटल कितनी हो गई हैं, जरा कोई नजर मार के बताए टोटल कितनी हो गई हैं? 8 हो गई है ना, तो इसका मतलब है 6 की लिमिट क्रॉस कर गया। और बेची किस में है? क्रेडिट पे। करें एंट्री यकम दिसंबर को। रेवेन्यू कितना? जी जी, रेवेन्यू कितना? अब तो कंफर्म हो गया ना, अब तो हम सोचे भी तो उसने कहा अब तो रेवेन्यू में कोई चक्कर ही नहीं। कितनी? 3 इंटू 144 और रिसीवेबल। जी माय डियर, एक्सलेंट एक्सलेंट। उसको भी अब यही बताएंगे ना। उसको क्यों ये बताएंगे? क्योंकि वो कहेगा कि यार आपने वादा किया था 6 से ऊपर निकलेंगे, तो बस 3 इंटू 48 144। लेकिन यहां खड़े होके एक एंट्री कर लें, यहां खड़े होके एक एंट्री कर लें जो कल करवाई थी। यहां खड़े होके एक एंट्री कर लें जिस एंट्री के बारे में मैंने कहा था मुझे डर है कि वो नहीं करके आएंगे आप, तो आपको 7 में से 6.5 नंबर मिला करेंगे। वो एंट्री का अक्सर डर रहता है कि 7 में से 6.5 नंबर लेके आएंगे आप। वो एंट्री अक्सर बच्चे मिस कर जाते हैं। वो जरा करवाएं, क्या एंट्री होगी? देखिए आप मतलब वो जो उसको रिफंड देना है पैसे, वो कितनी बोट्स बेच चुके हैं पहले? 5। 5 ज़रब 2 10। 10 का सीएल में बैलेंस पड़ा हुआ है। ये जो 10 का सीएल में बैलेंस पड़ा हुआ है,
अब इसको एक एंट्री कल मैंने बताई थी, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन 7 घर जाके दोबारा किया था, एक एंट्री मैंने बताई थी, मैंने कहा था सीएल को खत्म करें, यानी उस बंदे को कहें मैं तुम्हारी तरफ लायबल नहीं हूं, तो मैं तुमसे रिसीव कम कर लूंगा पैसे। ये एंट्री कितने लोगों को याद है, कल पास पेपर क्वेश्चन 7 में कराई थी। उसे कहें मैं तुम्हारी तरफ लायबल नहीं हूं, मैं तुम्हारा रिसीवेबल तुम्हें छोड़ देता हूं, क्योंकि ये तो मैंने नई बोर्ड्स का लेना है, नई बोर्ड्स का तो लेना ही 48 है, लेकिन पुरानी का जो ले लिया हुआ है या रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, उससे क्या करना पड़ेगा जी, बोलें। हाँ, इधर तो ठीक है, फिर तो कैश आ जाता है इधर, फिर कैश शायद नेट होके होता, फिर तो कैश भी शायद उसी वक्त नेट होके कर लेते। वो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि इसका रिसीवेबल है, वो फिर इस तरह ना देता। तो ये क्रेडिट पे, ये दो एंट्रीज कब होती, अगर हमने दूसरा सवाल किया जो नया वाला है, और ये दो एंट्रीज इसलिए की हैं कि नई सेल तो बुक कर ली 48 पे, लेकिन नया रिसीवेबल भी किससे बुक किया 48 पे, लेकिन ये पैसे पूरे ना उससे लीजिएगा 144, पुराने भी तो उसको वापस करने हैं। अब निकालें पिछले सफे पे सवाल, पास पेपर क्वेश्चन 13। चलो भाई, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में सिनेरियोज बताएं, कितने थे, 4 नहीं थे। चौथा जो सिनेरियो था वो माइनर डिफेक्ट थे, वो तो माइनर डिफेक्ट थे। तो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में कितने सिनेरियोज थे, 3। चीजें भी क्या थी, नहीं पहले प्राइस था, प्राइस क्या थी स्टैंड अलोन, और चीजें डिस्टिंक्ट। उसमें फिर हमेशा उसमें वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन भी नहीं की थी हमने। और दूसरा सिनेरियो क्या था, चीजें क्या थी डिस्टिंक्ट, और प्राइस क्या थी नॉट अ स्टैंड अलोन। उसमें फिर हमने कैम्युलेटिव कैचअप नहीं किया था, यानी पीछे वाली सेल को नहीं छेड़ा था, उसमें हमने सिर्फ जो डिलीवरी हो गई थी वो हो गई थी, जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट की रिमेनिंग डिलीवरीज थी और जो नया मॉडिफिकेशन वाला था, उन दोनों की वेटेड एवरेज ली थी। और तीसरा सिनेरियो क्या था, उसमें बस चीजें डिस्टिंक्ट नहीं थी, आगे स्टैंड अलोन प्राइस हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस सिनेरियो का नाम था चीजें डिस्टिंक्ट नहीं है। उसमें हमने क्या किया था, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की पुरानी डिलीवरीज को भी पकड़ा था और पुराने कॉन्ट्रैक्ट की रिमेनिंग को भी पकड़ा था, और ऑब्वियसली मॉडिफिकेशन की वजह से जो नया कॉन्ट्रैक्ट था उसको भी पकड़ा था। इस सवाल में हाईलाइट करें क्या है, पहला सिनेरियो है, दूसरा है या तीसरा है, पहला सिनेरियो है, दूसरा है या तीसरा है, आर डिस्टिंक्ट बट डू नॉट रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। ओके, ये जो सवाल का पोर्शन होता है ना, जिसको मैं रेड से हाईलाइट करने लगा हूं, इट वॉज एग्रीड दैट, असल में आप लोग थोड़ा लेट आए थे, मैंने इनको सवाल पढ़ने को कह दिया था। It was agreed that TL would pay for 29 laptops only instead of 30 laptops. The discount has been given in compensation for minor defects in 25 laptop developed on 20 जुलाई। ये जो सवाल का पोर्शन होता है ना, इसको आप लोगों ने बारों बार जनरल एंट्रीज में लेके जाना है। इस सवाल के पोर्शन को हाईलाइट कर लें, इसको कहते हैं माइनर डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स की वजह से डिस्काउंट, इसको बारों बार आपने कहां लेके जाना है, बोले जनरल एंट्रीज। इसको बारों बार जनरल एंट्रीज में ले जाइएगा, अभी पूरी कैलकुलेशन में मुझे ये ना लेके आइएगा। तो लिखें सवाल के टॉप पे, ये सिनेरियो 4 था जो बच्चे कह रहे थे, सिनेरियो 4 नहीं था बेसिकली, ये किसी भी सिनेरियो में माइनर डिफेक्ट डाला है हमने। तो लिखें माइनर डिफेक्ट को बारों बार जनरल एंट्रीज में लेके जाएंगे, वर्किंग 1 2 3 में नहीं लेके जाएंगे। माइनर डिफेक्ट को बारों बार जनरल एंट्रीज में लेके जाएंगे, वर्किंग 1 2 3 में नहीं लेके जाएंगे। वर्किंग 1 2 3 याद है किसी को, अभी करेंगे याद आ जाएगी। बोले माइनर डिफेक्ट को बारों बार की अंग्रेजी बता दें, हमें आसान हो जाए, डायरेक्ट
माइनर डिफेक्ट को बार बार जनरल एंट्रीज में लेके जाएंगे, वर्किंग 1 to 3 में नहीं डालेंगे। जैसे लीज में आईडीसी वगैरह होती थी ना, तो उसको बार बार क्या करते थे, जनरल एंट्रीज में लेके जाते थे। उससे हम वर्किंग 1 to 3 1 2 नहीं छेड़ते थे। दोनों सही है बातें। जी, on 2 जुलाई 2022 RL entered into a contract with TL लिमिटेड। तो RL तो हम है रोम्बस, हमारा यूनिट 31 अगस्त 22 है, तो हमारा साल खत्म होने से 2 महीने पहले। On 2 जुलाई 22 RL entered into a contract with TL लिमिटेड टू सेल 50 लैपटॉप्स एट अ टोटल प्राइस ऑफ 10 मिलियन। कैलकुलेटर पकड़ें, 10 मिलियन को डिवाइड करें 50 से, मतलब 10 के आगे मिलियन लिखिएगा, 10 के आगे 6 सिफर लिख के डिवाइड करें 50 से, 10 के आगे 6 सिफर लिख के डिवाइड करें 50 से, 2 लाख रुपए। तो एक लैपटॉप कितने का बेच रहे हैं, 2 लाख रुपए का। हमने जो क्लास में सवाल किया था कैलकुलेटर 100 रुपए का था, और अगले वाला कैलकुलेटर पता नहीं 100 रुपए का 85 रुपए का अगली दफा शायद बेचा था, पता नहीं इस तरह का था कुछ 80 का। तो बहरहाल फिलहाल लैपटॉप कितने के बेचे हैं, 2 लाख के। किस दिन, 1 जुलाई को नहीं, 1 जुलाई को तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो 50% लैपटॉप्स वुड बी डिलीवर्ड ऑन 20 जुलाई 2022। 50% लैपटॉप्स का क्या मतलब है, 25। हो सकता है एक सॉफ्टवेयर हाउस हो ना, टर्पॉस लिमिटेड सॉफ्टवेयर हाउस हो, उसको ज्यादा लैपटॉप्स चाहिए हो, या वो कोई कॉलेज हो उसने स्टूडेंट्स को लैपटॉप देने हो, तो उससे हमने वादा किया कि तुम्हें 50 लैपटॉप बेचेंगे। 50% लैपटॉप से डिलीवर्ड ऑन 20 जुलाई। तो 50% का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, 20 जुलाई को, और बकाया का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, 15 अगस्त को, जिस दिन कंट्रोल ट्रांसफर होगा। अनकंडीशनल राइट टू रिसीव फुल पेमेंट, इसका नाम क्या रखा था कल हमने, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव फुल पेमेंट, इसका नाम रखा था डेटर रिसीवेबल। रिसीवेबल विल बी रिकॉर्डेड अपॉन डिलीवरी ऑफ फर्स्ट 25, यानी पहले 25 बेच के फुल रिसीवेबल रिकॉर्ड करने, कर लेंगे फिर हम क्या कर सकते हैं, सवाल से तो नहीं लड़ सकते। कहते हैं पहले 25 बेच के आपने रिसीवेबल को आसमान पे ले जाना है, फुल रिसीवेबल रिकॉर्ड करने। फुल रिसीवेबल कितने लैपटॉप्स का होगा जरा बताएं, 50 लैपटॉप्स। ठीक है, तो मैंने कहा अब ये कहानियां चल रही हैं, क्या करें। तो आप बता दें डेटर को किसने रिकॉर्ड करना है, डेटर को अपॉन डिलीवरी, और डिलीवरी किस दिन है, 20 जुलाई। तो 20 जुलाई को मैं डेटर रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन फुल ठीक है, कोई मसला नहीं। खैर, तो सादा सी लाइन लिखी हुई है, अनकंडीशनल राइट फुल पेमेंट का आपने रिकॉर्ड कर लेना है, किस दिन, 20 जुलाई को। और वो तो डेटा रिकॉर्ड किया था ना, बहरहाल वो पेमेंट कब करके गया, 31 जुलाई को। पेमेंट कब करके गया, 31 जुलाई को। अब मैं 4 डेट्स आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं। 20 जुलाई को 25 लैपटॉप बेचे, 15 अगस्त को 25 बेचे, 20 जुलाई को डेटा रिकॉर्ड करने, और 31 जुलाई को कैश रिकॉर्ड करना है। अब यहां खड़े होकर मुझे बता दें आप कि 7 अगस्त को क्या हुआ, ये मैं बाद में देखता हूं। फिलहाल मुझे बता दें यहां खड़े होकर मेरी एंट्रीज की तरतीब क्या होगी, 20 जुलाई वाली एंट्री पहले होगी, उस दिन फिर ये वाली साथ ही हो जाएगी, 20 जुलाई वाली एंट्री होगी, और बोलें 31 जुलाई वाली एंट्री होगी, और बोलें 15 अगस्त वाली। लेकिन वो 7 अगस्त को फिर कुछ हो गया, 7 अगस्त को आप एंट्री करेंगे, लेकिन ये वाली एंट्रीज होंगी। डन।
तो इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन नहीं कहूंगा, इसको मैं जो कल पास पेपर क्वेश्चन 7 था उसी तरह का एक सवाल कहूंगा रिवीजन पर्पस के लिए। यहां तक तो बड़ा आसान सा सवाल है। अब मेरे 4 सवालों के जवाब दे दें। 25 लैपटॉप का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे? 20 जुलाई। 25 और कब रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे? 15 अगस्त। ये लाइन एक मजे की है जिसने सवाल को इंटरेस्टिंग बनाया है। RL was unconditional entitled to receive full payment on delivery of, तो पहले 25 लैपटॉप बेच के डेटर को आपने आसमानों पे ले जाना है। पहले 25 लैपटॉप बेच के डेटर को आपने आसमानों पे ले जाना है, फुल डेटर रिकॉर्ड कर देना है। डन। हाउएवर द एनटीएल पेड द, और पेमेंट उसने कर दी। क्लियर? आगे चलें। ऑन 7 अगस्त 2022 द कॉन्ट्रैक्ट वाज मॉडिफाइड STL ऑर्डर एडिशनल 30 लैपटॉप्स, तो टोटल हो गए 50 प्लस 30 80 ऑफ रुपीज 1,90,000। 10,000 डिस्काउंट मिल गया। नहीं, इस तरह नहीं सोचना 10,000 डिस्काउंट मिला, उसने मार्केट में ही अब 1,90,000 का हो गया हो। ये तो सवाल बताएगा, अभी मुझे नहीं पता। और 1,90,000 ईच, उसमें से हर एक डिलीवर हो जाएगा ऑन 25 अगस्त 22। तो 25 अगस्त 22 भी हमारे साल में ही है। तो 25 अगस्त 22 को हमने क्या रिकॉर्ड करना है? रेवेन्यू। किसका बोले? 30। These 30 laptops are अलग but do not reflect the standalone selling price। ये अलग है लेकिन इनकी प्राइस स्टैंड अलोन नहीं है। इस बेस पे हमारा डिसाइड होगा कि वर्किंग 3 कैसे होनी है। वो वर्किंग 3 अभी मैं खोलूंगा तो आपको दिखा दूंगा। वैसे तय ये हुआ है कि 29 लैपटॉप्स के पैसे ही हम देंगे, 30 लैपटॉप के नहीं देंगे। ये जो डिस्काउंट वगैरह आपको दिया, यानी 1 लैपटॉप के पैसे छोड़े हैं, इस वजह से है कि वो जो सबसे पहले वाले 25 बेचे हुए हैं उनमें कोई मसला था जो 20 जुलाई को बेच चुके हैं। तो इस सारे की एंट्री ना 7 अगस्त को कर देना बेहतर है, जिस दिन नया ऑर्डर का फोन आया है 7 अगस्त को कर देना बेहतर है। इसको बार बार ले जाएंगे, इसको छोड़ें। मेरा मसला वहीं फंसा हुआ है कि नई डिलीवरी का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है, वो आप मैंने आपको लिख के बता दिया। कब? 25 अगस्त। अब पैसे भी बता दो नई डिलीवरी के कब लेने हैं, कैश डेबिट करना है या डेटर डेबिट करना है। कहते हैं वो मैं बताता हूँ। TL सेटल द बैलेंस इन अगला साल एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑल लैपटॉप डिलीवर्ड एज एग्रीड। इस लाइन का फायदा, TL सेटल द बैलेंस इन सितंबर एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कैश तो माय डियर फिर अगले साल आएगा। कैश कब आएगा इन डिलीवरीज का? अगले साल। तो मेरे ख्याल से जब हम डिलीवरी करेंगे 25 अगस्त को, तो फिर रेवेन्यू तो बुक करेंगे, डेटर रेवेन्यू बुक करेंगे, डेटर बुक करेंगे, कैश बुक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पैसा अगले साल आएगा। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम सवाल करें, ये कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन है, तो एज इट इज एंट्रीज करना ना शुरू कर दें। वर्किंग 1 2 3 में रेवेन्यू बना के रख लें। जब रेवेन्यू बना के रख लेंगे तो मौके मौके पे रिकॉर्ड भी करते रहेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का सवाल है। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में किसी को याद हो 3 वर्किंग्स थी। नंबर 1 वर्किंग रिकॉन्सिलिएशन ऑफ यूनिट्स, नंबर 2 वर्किंग रेवेन्यू, और नंबर 3 वर्किंग वेटेड एवरेज रेवेन्यू। ये 3 वर्किंग्स है, वो करके रख लेते हैं, फिर मौके मौके पे इसको रिकॉर्ड करते रहेंगे। चलें, इससे कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन भी रिवाइज होगा और इससे कल वाला पास पेपर का क्वेश्चन 7 भी रिवाइज होगा। जी बोलें। ओरिजिनल ऑर्डर कितने यूनिट्स का आया? किस दिन? 1 जुलाई को ओरिजिनल ऑर्डर आया। कितने यूनिट्स का? 50। वैसे मेरे ख्याल से ये रिकॉन्सिलेशन बनाने की जरूरत नहीं होती, अगर आपको वैसे ही सवाल से पता चल रहा है। ऐसे ही हमने शुरू किया हुआ ये काम, आई कैप तो नहीं करता। डिलीवरी पहले ही बताएं। 20 जुलाई। कितने? 25। मेरे ख्याल से आप क्लोज कर दें बात, क्योंकि नया ऑर्डर आ गया है। नया ऑर्डर 7 अगस्त को आ गया। इससे पहले के पिछला ऑर्डर पूरा होता, उससे पहले नया ऑर्डर आ गया ना, यही तो मसला होता है। फिर ही तो वेटेड एवरेज होंगी अब चीजें। अगली डिलीवरी कब थी? पहले ऑर्डर की। अगली डिलीवरी कब थी? पहले ऑर्डर की 15 अगस्त। उससे पहले ही नया ऑर्डर आ गया 7 अगस्त। यही तो असल में चैलेंज होता है कि अब डिलीवरीज पूरी नहीं हुई थी, अभी 25 डिलीवरीज रहती थी। उसने कहा फोन करके भाई और रोटी लगा। 7 अगस्त बोले क्या लिखूं? न्यू ऑर्डर 30। अब टोटल कितनी डिलीवरीज रिक्वायर्ड है? 55।
अब इसमें से कब डिलीवर कर दें, पुरानी वाली कब डिलीवर कर दें जो रहेगी नहीं है? 15 अगस्त डिलीवर कर दें 25, और कैरी डाउन निकालने की जरूरत नहीं। और आगे 25 अगस्त को डिलीवरीज बकाया कर दें, कितनी? 30। चलें जी, वर्किंग 2 रेवेन्यू। रेवेन्यू किस किस दिन रिकॉर्ड करना है? 20 जुलाई, 25 लैपटॉप का नहीं, 15 अगस्त 25 का, 25 अगस्त 30 लैपटॉप। डन। जब पहले 25 लैपटॉप बेच रहा था मैं 20 जुलाई को, तो मुझे पता था कि 7 अगस्त को एक नया ऑर्डर आना है। फिर इस रेवेन्यू को रिकॉर्ड करें ओरिजिनल पे, 2 लाख। 2 लाख सवाल में नहीं दिया हुआ था, हमने वो 10 मिलियन को डिवाइड करके उससे निकाल लिया था। बोले जब मैं 20 जुलाई को 25 लैपटॉप बेचने गया तो मुझे पता था कि 7 अगस्त को क्या होना है, मुझे तो 21 जुलाई को नहीं पता था क्या होना है। यही तो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में पढ़ा था, 2-3 दिन पहले पढ़ा था जी। बोले 5 मिलियन। अगला रेवेन्यू आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो गया। अगला रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड कर सकते। इससे पहले कि आप वर्किंग नंबर 3 करें। वर्किंग नंबर 3 की मैं कोई हेडिंग वगैरह नहीं बना रहा। वर्किंग नंबर 3, इस 25 और 30 को नीचे ले आए। रिमेनिंग डिलीवरीज ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एंड न्यू। इस 25 की कस्टमर से क्या बात हुई है? इस 30 की कस्टमर से क्या बात हुई है? खुदा के लिए 29 ना उठा लीजिएगा, वो एक लैपटॉप के पैसे छोड़े हैं, वो और डिस्कशन है, उसको बारो बार रखना है, माइनर डिफेक्ट को बारो बार रखना है। तो इस 25 की कस्टमर से क्या बात हुई है? 2 लाख। इस 30 की कस्टमर, कितने को याद आ रही है? थोड़ी थोड़ी बातें जरा हाथ कर बता दें। याद आ रही है आपको? नहीं याद आ रही? नहीं याद आ रही। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का सवाल घर में नहीं किया था, कल वाला होमवर्क भी नहीं किया, पढ़ना शुरू कर देना आप तो। और किस चीज का इंतजार करना है जी? इज इक्वल टू बताएं 194545। अब 1,94,000 पर सेल रिकॉर्ड करेंगे हर लैपटॉप की। इसकी लॉजिक किसी को याद हो मैंने क्या बताई थी? असल में लॉजिक ये बताई थी ना कि जो अब 1,90,000 है वो कहते हैं इट इज नॉट अ स्टैंड अलोन प्राइस, यानी स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है। अब स्पेशल डिस्काउंट अगर आपको मिल रहा है तो वो डिस्काउंट सिर्फ नए लैपटॉप को ना डालें। अगर आपने नए लैपटॉप को सिर्फ 1,90,000 से, तो नए लैपटॉप को सारा डिस्काउंट एलोकेट हो जाएगा। जो रिमेनिंग डिलीवरीज रहेंगी उनको भी थोड़ा डिस्काउंट भेजें, तो दोनों को वेटेड एवरेज कर लें, मदानी फेरें, वेटेड एवरेज कर लें। आप बताएं क्या है? 194,545 194,545। तो बार बार बोलें माइनर डिफेक्ट को वर्किंग 1 to 3 में नहीं लाना, माइनर डिफेक्ट को वर्किंग 1 to 3 में, इसको डायरेक्ट जनरल एंट्रीज में लेके जाना है जी। बोलें 4.83, चलें कर लें 83 कर लें, ठीक। 4.86 मिलियन, 5.84 मिलियन। ये रेवेन्यू क्या करके रख ली हैं? बना के रख ली हैं। इनको मौके मौके पे रिलीज करेंगे इंशाल्लाह।
डन। चलें जी, अब सवाल बिल्कुल पास पेपर के क्वेश्चन 7 की तरह है, उस तरह आपने सॉल्व करना है। आप बता दें जी 20 जुलाई को क्या हो रहा है? 20 जुलाई को जल्दी बताएं क्या हो रहा है? डिलीवरी हो रही है। उसके बाद 31 जुलाई को क्या आ रही है? पेमेंट आ रही है। लेकिन डेटर आपने फुल रिकॉर्ड करना है किस दिन? 20 जुलाई को। चलें जी, 20 जुलाई की एंट्री करें। 20 जुलाई को रेवेन्यू रिकॉर्ड करें और डेटर रिकॉर्ड करें, बाकी बैलेंसिंग फिर मैं खुद निकलवाता हूं। जो इजी मार्क्स हैं वो लें। 20 जुलाई को डेटर रिकॉर्ड करें और रेवेन्यू रिकॉर्ड करें। डेटर कितना रिकॉर्ड करना है 20 जुलाई को? ओ फुल 50 लैपटॉप्स का। अच्छा, कितने लोगों ने एंट्रीज तकरीबन कर ली हैं? काफी सारी। जी, यकम जनवरी यकम जुलाई को किन्हीं की एंट्री करनी? उस दिन तो बस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना। लेकिन अगर यकम जुलाई को लिखा होता कि ऑन यकम जुलाई व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन यू हैव अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी, तो फिर डेटर यकम जुलाई को रिकॉर्ड कर लेते। लेकिन यकम जुलाई को तो कुछ भी नहीं हुआ, तो यकम जुलाई को छोड़ें। पहला इवेंट कब हुआ है? पहला हादसा कब हुआ है? 20 जुलाई को। अच्छा, वैसे सेलर के मजे हैं। 25 लैपटॉप बेच के डेटर रिकॉर्ड करेगा वो 50 लैपटॉप्स का, क्योंकि सवाल में एक लाइन लिखी हुई है अनकंडीशनल राइट टू फुल मनी इज रिकॉर्डेड। जी, रेवेन्यू आपने बना के रखा हुआ है, रेवेन्यू बना के रखा हुआ है, अब कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं। रेवेन्यू रिकॉर्ड करें 5 मिलियन। जी, और रिसीवेबल रिकॉर्ड करें। कितने लैपटॉप्स हैं? 50। हर लैपटॉप के कितने पैसे लेने हैं? कस्टमर से 2 लाख की बात चल रही है, कस्टमर को नहीं पता 194545 या कुछ भी। कस्टमर से कितनी बात चल रही है? 2 लाख की बात चल रही है। जी बोलें। 10 मिलियन। अब बता दें क्या बैलेंसिंग आएगा? लाया, ये लायबिलिटी की नेचर बताएं क्या है? ये किस चीज की लायबिलिटी है जो आज मैं अपने कंधों पे रिकॉर्ड कर रहा हूं? लायबिलिटी टू डिलीवर रिमेनिंग 25 लैपटॉप्स। डेटर कितने पे बुक कर? अच्छा, अगर कैश आ जाता, कैश आ जाता सबका, तो भी तो यही होता ना। कैश आ जाता सबका और रेवेन्यू रिकॉर्ड होता 25 का, तो 25 की हम लायबल फील करते डिलीवर करने के लिए। तो कैश आया सबका या राइट टू रिसीव बने सबका? अब इसकी पिछले में नेचर कुछ और थी, पिछले में थी रिफंड करने हैं पैसे। इसमें नेचर बताएं क्या है कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की? आई हैव अ लायबिलिटी टू डिलीवर 25 लैपटॉप्स इन फ्यूचर, सो प्लीज रिकॉर्ड दिस लायबिलिटी। अगली डेट ढूंढने सवाल में। नहीं, अगली डेट 15 अगस्त नहीं है, वो तो सवाल ने दी हुई है ना अगली डेट। सवाल में वैसे अगली डेट कौन सी है? वो पैसे दे गया पूरे, बस पैसे रिकॉर्ड करें, फिर क्रेडिट देखते हैं क्या करना है। इकतीस जुलाई। इजी मार्क्स लेने हैं पेपर में। पहले कैश सेल रिकॉर्ड करूं? सेल तो तब रिकॉर्ड होते हैं ना डिलीवरी। डिलीवरी तो 31 जुलाई को कोई हुई नहीं। लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लूं? नहीं, लाइबिलिटी क्या रिकॉर्ड करनी है? ये तो लाइबिलिटी ऑलरेडी शायद रिकॉर्डेड है कहीं। तो अब क्या करूं? डेटर रिकॉर्डेड था ना, डेटर को खत्म करें। कैश डेबिट कितना? 10। ये दो एंट्रीज कितने लोगों ने सही की थी? ओके। अब एक एंट्री है जो अक्सर बच्चे कभी भूला करेंगे या वो, उसकी हमें टेंशन नहीं है। वैसे अगली एंट्रीज करके भी इंशाल्लाह सवाल हो सकता है। एक एंट्री है हल्की फुल्की सी, वो जरा देख लें आप। वो है 7 अगस्त को। वो है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को जिस दिन आपको फोन आया नए ऑर्डर का, जिस दिन आपको फोन आया नए ऑर्डर का, उसी ने एक एंट्री है।
ये आपने कर भी ली तो एक आधा नंबर मिल जाएगा, नहीं भी की तो इंशाल्लाह अगली एंट्रीज आसान है, उनके अंदर कोई टेंशन नहीं है। 7 अगस्त को बताएं क्या पता चला रेड ब्रैकेट में पढ़ के। ये अग्री हो गया है कि टीएल वुड पे फॉर 29 लैपटॉप्स ओनली। ये एग्री हो गया है कि टीएल कितने लैपटॉप्स का पे करेगा, बोलें 29 लैपटॉप्स का। चलें जी, अब आप एंट्री सोचें किस हद तक जो है वो हमें रेवेन्यू रिवर्स करना पड़ेगा पिछले लैपटॉप्स का। पिछले लैपटॉप्स का रेवेन्यू हमें किस हद तक रिवर्स करना पड़ेगा। माइनर डिफेक्ट की वजह से डिस्काउंट कितना मिला है? कितने लोग कह रहे हैं माइनर डिफेक्ट की वजह से डिस्काउंट मिला है? 1,90,000। कितने लोग कह रहे हैं माइनर डिफेक्ट की वजह से डिस्काउंट मिला है? 2 लाख। उसने क्या, वो जो कस्टमर से क्या बात चल रही है वो मैं बताने लगा। जो कस्टमर से बात चल रही होगी वही डिस्काउंट होगा, क्योंकि डिस्काउंट कस्टमर को बताना होता है। वो कस्टमर से जो बात चल रही होगी वो होगा। मैंने कस्टमर को कहा कि 30 लैपटॉप तुमने ऑर्डर किए। मैं माइनर डिफेक्ट की अमाउंट निकालने पे अब बहस शुरू करने लगा हूं। मैंने कस्टमर को कहा तुमने लैपटॉप कितने ऑर्डर किए हैं? 30। पैसे दे देना 29 के। तो मुझे 29 लैपटॉप के 1,90,000 आएंगे, 30वें के 1,90,000 नहीं आएंगे। तो 1,90,000 मैंने उसको छोड़े हैं, 2 लाख नहीं छोड़े। क्या लेफ्ट देखें क्या लिखा हुआ है। इट वॉज एग्रीड दैट, आप कह रहे हैं कि पुराने लैपटॉप्स, असल में किसी पुराने एक लैपटॉप में मसला नहीं है कि 2 लाख की मैं कोई बात कर लूं। पुराने किसी एक लैपटॉप में मसला होता शायद फिर आप कहते हैं सर जी 2 लाख है, 2 लाख है। वो भी फिर लाइन अगर कुछ और लिखी होती तो पता नहीं मैं किसी जगह पे पहुंचा। पुराने किसी एक लैपटॉप में मसला नहीं है। मसले की नेचर समझें। दिस डिस्काउंट इज गिवन इन कंपनसेशन ऑफ माइनर डिफेक्ट्स इन ऑल 25 लैपटॉप्स। सारे के सारे 25 लैपटॉप्स में मसले हैं। हमने कहा बैठो फिर बात करते हैं, बैठो फिर बात करते हैं। हमने कहा अच्छा बताओ 2 लाख का लैपटॉप था, कितने कितने उनके दोगे? कहते इस तरह बात ना करो, ये जो नए लैपटॉप है ना जी, हाँ जी, ये जो नए लैपटॉप है ना ये हैं 30। बोले नए लैपटॉप कितने हैं? 30। कहते तुम 29 के पैसे दे दो जाओ। अब उसने घर जाके सोचा कि मैंने 1,90,000 देने थे हर 30 के, तो मुझे 29 के देने पड़ेंगे। तो मुझे बताएं जरा सोच के सेविंग कितनी हो रही है उसको, कस्टमर को सेविंग कितनी हो रही है। एक लैपटॉप के पैसे छूट रहे हैं, यानी वो डिस्काउंट कितना अवे, माइनर डिफेक्ट की वजह से कितना उसको पैसे छूट रहे हैं? 190। तो मुझे तो 190 लग रहा है, 2 लाख तो ना लिखें। 2 लाख तो फिर तब होता जब सवाल में लिखा होता कि वी हैव एग्रीड टू रिफंड द अमाउंट ऑफ 1 लैपटॉप विच वाज डिफेक्टेड फुली। ऐसी को लाइन लिखी होती तो फिर तो मुझे समझ आती बात। तो 2 लाख की तो कोई तुक नहीं है। समझ आ गई बात? और जल्दी बोले ना, कोई हाँ ना करके आर्ग्यूमेंट करे ना। कितने लैपटॉप्स के पैसे देने थे मैंने? 30। आई वुड पे फॉर 29। हाउ मच आई विल सेव? नहीं 2 लाख कैसे सेव करूंगा, 2 लाख कैसे सेव करूंगा, नए लैपटॉप है ही 1,90,000 के। तो मतलब एक उसने वैसे ही एक बेस बनाई कि 30 की बजाय 29 के पैसे दे दो। ये तो उसने बेसिस बनाई है। मुझे बेसिस की बेस के ऊपर जो फिगर निकलनी है वो बताएं, वरना माइनर डिफेक्ट कितना है नहीं है। उस क्लास में कुछ और तरीके से दिया हुआ था माइनर डिफेक्ट। उसमें दिया हुआ था कि 2 लाख रुपए के लैपटॉप बेचे हैं, मिसाल दे रहा हूं, 2 लाख के बेचे हैं 25, तो 2-2 हजार छुड़वा लो। अगर इस तरह सवाल आता तो कैलकुलेटर पकड़े कितना डिस्काउंट होता। 2 लाख के 25 लैपटॉप बेचे हैं, 2-2 हजार में माफ करता हूं तुम्हें, 2-2 हजार। फिर 2 हजार को 25 लैपटॉप से मल्टीप्लाई करते, फिर माइनर डिफेक्ट की अमाउंट क्या निकलती? 2,000 ज़रब 25। अभी बताएं क्या डील हुई है हमारी आपस में, जल्दी बता दें हमारी क्या डील हुई है आपस में। एक लैपटॉप के जो पैसे हैं वो नहीं देंगे। इस बात को साइड पे रख दें, एक लैपटॉप के पैसे नहीं देंगे। मुझे बताएं एक लैपटॉप के पैसे हैं कितने? 190। अब मुझे बताएं मेरा रेवेन्यू कितने से ओवर स्टेटेड है? 190। मेरा रेवेन्यू कितने से ओवर स्टेटेड है? 190। और मैंने अपने रेवेन्यू को 190 से क्या करना है? कम।
190 को कैलकुलेटर पर कैसे लिखते हैं? 190 को कैलकुलेटर पर कैसे लिखते हैं? 190,000 को कैलकुलेटर पे कैसे लिखते हैं जब मिलियन में कन्वर्ट करें? 0.19। अब कोई याद कराए माइनर डिफेक्ट के वक्त रेवेन्यू के साथ क्या सलूक किया था? ये बताएं, बाकी देख लूंगा मैं बाद में। रेवेन्यू के साथ क्या सलूक किया था? नहीं, बढ़ाया तो नहीं था रेवेन्यू, ये तो रेवेन्यू क्या किया था? रिवर्स किया था। तो 7 अगस्त को एंट्री करें, रेवेन्यू डेबिट। एक लैपटॉप के 1,90,000 वो हमें छोड़ है, एक लैपटॉप वापस नहीं कर रहे हैं, हमको इस तरह की बात नहीं है। एक लैपटॉप, ये बेसिस ऑफ कैलकुलेशन है, फिगर जो मर्जी आए आगे। 0.19। चलें भाई कह रहे हैं रिसीवेबल कम करें, रिसीवेबल कह रहे हैं मैं हूं ही नहीं किताबों में रिसीवेबल कह रहे हैं मैं हूं ही नहीं किताबों में। रिसीवेबल तो है ही नहीं किताबों में, रिसीवेबल कोई खड़ा ही नहीं हुआ किताबों में। मतलब अब या तो उसको रिफंड करें कैश, या तो उसको कैश दें, लेकिन कैश तो मेरे ख्याल से सवाल में फिर नई डिलीवरीज आएंगी उस वक्त क्या नहीं भाई, रिसीवेबल में कैसे काम करूं? रिसीवेबल तो है ही नहीं खड़ा हुआ अपन लैपटॉप्स का, मतलब ये भी नहीं कर सकते, कैश भी नहीं कर सकते, फिर क्या है? बस एक लाइबिलिटी सी बढ़ा लें अपने ऊपर जी। कितना रिफंड करने की लाइबिलिटी है? 0.19। कैश क्यों नहीं क्रेडिट कर सकता? कैश का ताल्लुक तो पेमेंट डेट से होता है ना, कैश की डेट तो वो बताएगा। और रिसीवेबल क्यों नहीं कम कर सकता? रिसीवेबल तो ऑलरेडी रिसीव हो गया हुआ है, तो फिर इस लाइबिलिटी की कोई नेचर बताए, इस लाइबिलिटी की नेचर बताए कोई, मतलब लाइबिलिटी टू रिफंड डिफेक्टेड अमाउंट का डिस्काउंट, यानी लाइबिलिटी टू रिफंड, उसको पैसे वापस करने हैं हमने 0.19। अगली 2 एंट्रीज कर दें, वो तो मैंने कहा था आसान है। अगली 2 भी नहीं, मेरे ख्याल से अगली 1 बननी है शायद, डिलीवरी हुई है या क्या हुई है? 2 हैं, एक है, देख लें क्या है अगली एंट्रीज। पंद्रह अगस्त वाली भी तो रहती है ना डिलीवरीज माय डियर। 15 अगस्त वाली डिलीवरीज की एंट्री करें जल्दी से। और फिर और कौन सी डिलीवरीज रहती हैं? अच्छा जी, आप बताएं अगली डेट क्या आ रही है मेरे सवाल के अंदर? अगली डेट क्या आ रही है? पहले मैंने डिलीवरीज वो वाली करनी है 25 अगस्त वाली, या पिछली की डिलीवरीज रहती हैं? 15 अगस्त को क्या रिकॉर्ड करना है? जो मैंने कहा इजी मार्क्स लेने हैं पेपर में, आपने कभी मिस नहीं करने, ये बारों बार जनरल एंट्री कर दी हमने। 15 अगस्त को क्या करना है मुझे जल्दी से बताएं। 15 अगस्त को क्या करना है? रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। 15 अगस्त को रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। बना के रखा हुआ है, बना के रखा। असल में ये कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन ऐसा, कल पास क्वेश्चन 7 में साथ साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है कि रेवेन्यू बना के रखना पड़ता है। अब कितना बना के रखा हुआ है आपने? 4 पॉइंट, जो बना के रखा हुआ है वो रिकॉर्ड कर लो। रेवेन्यू 4.86। अब 3 बातें बता दें मुझे, पैसे आए हैं या डेटर बुक करें, या पैसे आ चुके हैं। आ चुके हैं तो फिर आए हैं तो कैश डेबिट, आने वाले हैं तो डेटर डेबिट, और अगर आ चुके हुए हैं तो फिर सीएल डेबिट। बता दें तीनों में से क्या आपको बेहतर लग रहा है? जिस तरह आप कहते हैं उस तरह कर लेते हैं।
पैसे तो नहीं आए अभी, पैसे तो मेरे ख्याल से पहले के ही आ चुके हैं कहीं, और डेटर भी डेबिट नहीं हो सकता क्योंकि पैसे ही आ चुके हैं सेल के, तो बस सीएल ही डेबिट होना है। अब मेरे ख्याल से तो सीएल बैलेंसिंग निकालें, सीएल के साथ कोई लड़ने की जरूरत नहीं। सीएल बैलेंसिंग कितना 4.86 जी, कितने लोगों ने यही एंट्री की थी? ओके, आखिरी डिलीवरी अब रह गई है जी जो नए ऑर्डर वाली है, वो हमारे साल तो हुई, हमारे साल हुई है, हमारे साल हुई है 25 अगस्त को। इजी मार्क्स लें, रेवेन्यू बना के रखा हुआ है, बना के रखा हुआ है जी, बोलें 5.84। इस रेवेन्यू का कैश आए या अगले साल सितंबर में आने? तो कैश तो नहीं फिर डेबिट कर सकते। अच्छा, कैश फिर पहले भी नहीं आया हुआ अगर अगले साल सितंबर में आने? हाँ, कैश क्यों नहीं डेबिट कर सकते अगले साल आने? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्यों नहीं डेबिट कर सकते? पैसे आए ही नहीं पहले, तो आज आके फिर जोर किस पे निकालें? रिसीवेबल पे। लेकिन रिसीवेबल ना जो कस्टमर को बताया हुआ है, रिसीवेबल में रिसीवेबल जो कस्टमर को बताया हुआ है, रिसीवेबल की कहानी अलग है। रिसीवेबल खुदा के लिए इन प्राइसेस पे बुक ना कीजिएगा। रिसीवेबल की कहानी किसके साथ चल रही है और कैश की? कस्टमर के साथ। रिसीवेबल जो कस्टमर, यही कल के लगे हुए हैं हम, बार बार लगे हुए हैं, याद है? आज के पहले सवाल में भी यही बताया, हर सवाल में ये बताया, रिसीवेबल की कहानी किसके साथ चल रही है? कस्टमर के साथ। अब रिसीवेबल बैलेंसिंग निकालने वाले हाथ खड़ा करें जिन्होंने रिसीवेबल बैलेंसिंग निकाल दिया। भाई रिसीवेबल तो कस्टमर से है ना, नहीं, पहले रिसीवेबल रिकॉर्ड करो ना, पहले रिसीवेबल रिकॉर्ड करो जी, बोलें। रिसीवेबल 30 इंटू 290 कर दें, या फिर मेरे ख्याल से तो 29 इंटू 190 कर दें उससे, ऐसा ना कर दें? देख लें वैसे जैसे आपके दिल में आ रहा है, हमने तो उसको देखते हैं, हमने कितने लैपटॉप के पैसे लेने को कहा हुआ है उसको, तो अब मुझे नहीं समझ आ रही है 30 का रिसीवेबल क्यों बुक करें, तो पहले परेशान है, बड़ा और परेशान हो जाएगा। तो रिसीवेबल कितने का बुक कर लें? मैं मान रहा हूं कि डिलीवर 30 हुए हैं, लेकिन रिसीवेबल कितने का बुक करें? 29 जी, बुक करें 29 इंटू 1 लाख, जो कहानी उसके साथ चल रही है, 29 इंटू 1,90,000, 5.51। कहां पे? यहां पे क्या कहते हैं? रिसीवेबल क्रिएट नहीं हुआ था ना माय डियर, ये मसला था ना, मतलब नहीं, रिसीवेबल क्रिएट नहीं हुआ ना, ये मसला था ना। सही है, नहीं वो सवाल खोलो, उसकी एंट्री खोलो, फिर मैं बात करूंगा। क्या चीज? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, उसमें तो कैश आ गया होगा ना फिर पहले, मतलब इसमें अब रिसीवेबल कैसे क्रेडिट कर सकता हूँ? रिसीवेबल है ही नहीं ना, रिसीवेबल क्रेडिट तब होगा जब रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा पहले। वो तो ठीक है, लेकिन ये एंट्री तो 7 अगस्त को करनी होती है ना, जिससे नया ऑर्डर आया, फौरन पता चला रेवेन्यू इस 7 अगस्त को आपको पता चल गया, उसने बता दिया कि माइनर डिफेक्ट्स हैं। अब अगर 8 अगस्त को बैलेंस शीट बने हमारी, तो हमें ये रेवेन्यू कम करके यूजर को शो करना चाहिए। 8 अगस्त को अगर हमें बैलेंस शीट बनानी पड़े तो हम यूजर को बताएं यार वो डिफेक्टेड चीजें थी, तो ये रेवेन्यू तो कम इसी दिन करना पड़ेगा। लेकिन रिसीवेबल क्रेडिट करना अजीब सी बात है। ओके, अब बैलेंसिंग निकाल दें। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितनी? 2.3 किस साइड पे आ रही है? किस साइड पे आ रही है? डेबिट साइड पे। 0.33। तो वही कल वाली बातें जो हमारी चल रही हैं, रेवेन्यू बना के रखा होता है, वो वहां से उठा लिया करें। अच्छा, कल रेवेन्यू किस बेस पे बुक हो रहा था? कल रेवेन्यू इस बेस पे बुक हो रहा था कि उसने डिस्काउंट लेने नहीं लेना, वो था रिट्रोस्पेक्टिव डिस्काउंट, उसमें रेवेन्यू की बेसिस और थी। आज रेवेन्यू की बेसिस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। आज रेवेन्यू की बेसिस और है, कल रेवेन्यू की बेसिस और थी। लेकिन रिसीवेबल, सीएल और कैश की बेसिस तो आज भी वही है। रिसीवेबल, कैश वगैरह किसके साथ चल रहे बातें? कस्टमर के साथ। उसकी बातें कस्टमर के साथ चलाएं। तो जो रिसीवेबल, कैश वगैरह हिट करें जैसे कस्टमर से बात चल रही है, और रेवेन्यू आप लोगों ने जो सोचा हुआ वो बुक करें।
हाँ जी, क्वेश्चन 18 उसमें भी कोई है मसला? चलें जी, अब क्वेश्चन 16 भी करना पड़ेगा, चलें करते हैं। उसमें भी माइनर डिफेक्ट है, ऑर्डर की डेट में नहीं किया। चलो कर लेते हैं वो भी। अच्छा, अब ना जरा कुछ 4-5 बच्चे हो जाते हैं परेशान, वो पहले जरा मेरे से ये चेक करा लें कि उन लोगों के कितने नंबर पेपर में आ सकते हैं। पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर अगली बात बाद में करते हैं। अच्छा, मार्किंग स्कीम बना लेते हैं जी। ये सारा मिसाल के तौर पे रेवेन्यू बनाने के टोटल नंबर कितने हैं सवाल के? 7। 7 में से मैं कहता हूं जी एक नंबर इसका हो गया और आधा आधा और आधा नंबर इसका हो गया। कितने नंबर हो गए? 2.5 नंबर हो गए। 9 नंबर है, 7 नंबर है, 7 नंबर मैंने 9 तो कितों कर रहे हो। ठीक है, 1 2 2.5 2.5 नंबर हो गए। आधा नंबर इसका हो गया, 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 आधा 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 इसका हो गया। देखें 7 से ऊपर निकल गए। 1 2 3 4 5 6 7 7.5 7 8 8.5 8.5 इनके 0.25 कर लें। ज्यादा हो जाते हैं, 7 हो तो 7.5 8 आई के भी मार्किंग स्कीम में डाल देता है, कोई मसला नहीं होता। ओके, तो ठीक है, 7 सवा 7 7.5 जितने भी नंबर हुए। आप बता दें, सवाल में एक लाइन लिखी हुई थी, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी इज फुल्ली एस्टेब्लिश्ड, ये मार्क्स मिल जाने थे। ये रेवेन्यू बना के रखा हुआ था, ये सीएल तो आप लोगों का भी बैलेंसिंग आ जाना था। ठीक है, यहां से डेट नंबर हो गए। वो एंट्रीज में अगर आपने कोई मसला किया तो भाईजान वो फिर आप में मसला है। वो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन रिवाइज की हुई 1.5 2.5 और तकरीबन जो है वो 3.5 नंबर हो गए। बस पास हो गए, छोड़े आगे क्या। मतलब मैं तो यहीं पे हमने फारा करा दिया आपको आगे लेके जाने से पहले। तो मतलब जो लोग हाँ ये क्या हो गया, इन सवालों को कैसे टैकल करेंगे पेपर में, भाई वैसे तो ना करें ना, पासिंग मार्क्स तो लेने आसान होते हैं। फिर आगे उसने क्या लिखा कि 31 जुलाई को कैश आ रहा है, तो ये एंट्री भी हो जानी थी। यहां तक तो हमारी कोई किसी ने कोई सवाल भी नहीं, हाथ भी नहीं खड़ा किया था यहां तक तो किसी ने। फिर उसके बाद इसको चलो स्किप कर दिया, माइनर डिफेक्ट रिकॉर्ड करना भूल गए। ये रेवेन्यू तो रिकॉर्ड हो जाना था ना, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाना था, और कुछ ना कुछ आपने डेबिट करना ही था। वो जाहिर बात है वही, उसमें भी कोई खतरा नहीं था, उसमें भी ये और ये वाला रेवेन्यू भी रिकॉर्ड हो जाना था। रिसीवेबल डेबिट करने के अगर आप 30 का करते तो 0.25 मार्क्स आपको जरूर देता वो, ये नहीं कि 0.25 मार्क्स आपको देता। फिर सीएल बैलेंसिंग निकलता, सीएल बैलेंसिंग निकलने फिगर गलत होती, लेकिन वो गलती कैरी फॉरवर्ड नहीं होनी थी, इसके 0.5 पूरे मार्क्स मिलने थे फिर आपको। तो वो आई के अक्सर कहता है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा पास हो, लेकिन बच्चे ने आगे चला ही नहीं होता, आगे चलेगा यहां तक तो कोई ना कोई गलतियां निकलेंगी ना। तो स्टिल 7 में से 6.5 नंबर 6 नंबर आ सकते हैं आपके, तो परेशान ना हुआ करें जी। कितना लोग रिलैक्स हो गए ये जरा बातें सुन के। देखें सीधी सीधी सी बात है, ये गलती आपने नहीं करनी कि रेवेन्यू सिर्फ 20 जुलाई को रिकॉर्ड करने, याद रखिएगा रेवेन्यू सिर्फ 15 अगस्त को रिकॉर्ड करने, और रेवेन्यू सिर्फ 25 अगस्त को रिकॉर्ड, ये 3 रेवेन्यू आपने रिकॉर्ड करने हैं और इनमें कोई गलती नहीं करनी। वो रेवेन्यू कौन से रिकॉर्ड करने हैं? ये और ये 3 रेवेन्यू में गलती नहीं होनी चाहिए। आगे डेटर में गलती नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा और सवाल क्या बता सकता है कि डेटर रिकॉर्ड करो। कैश में गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी सारा आ जाके जोर सीएल में निकलता शायद हमारा, तो उसमें ही कोई मसले मसाइल थे। चलें, इस सवाल में ना असल में एक छोटी सी चीज आपको आज बता ही दूं। इसमें सीएल में आपको ना चेक नहीं करवा सकता साथ साथ कि सीएल की कहानी क्या चल रही है, क्योंकि ना ये रेवेन्यू वेटेड एवरेज पे पड़ा हुआ है,
और जो कस्टमर से बात हो रही है वो 2 लाख और 1,90,000 पे चल रही है। तो इन दोनों का कोई मिड निकालना और साथ साथ समझाया नहीं जा सकता। जैसे बोर्ड्स के सवाल में था, वो जरा क्रिस्टल क्लियर सवाल थे, वहां वेटेड एवरेज नहीं थी। तो जब ये वेटेड एवरेज चीजें हो जाती हैं तो रेवेन्यू की कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है, कस्टमर की कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। तो इस वजह से वैसे मेरे ख्याल से शायद डील सारी खत्म होगी है, सीएल का बैलेंस 0 हो गया होगा, करके देख लें। +5 +0.19 -4.86 -0.33 कैरी डाउन सीएल का शायद 0 हो गया हो, क्योंकि बस डील खत्म हो गई है, ये रिसीवर रिसीव होने अगले साल, तो सीएल सब खत्म हो गया है। वेटेड एवरेज होता है, सीएल खुद ही खत्म हो जाता है। आप ऐसा ऐसा इन एंट्रीज में चलते चलते सीएल वैसे ही मर जाता है। ओ हाँ ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सीए करने के 10 साल बाद ऐसी एंट्रीज करते हैं लोग। ओके चलो बनाओ A2।